आइसलैंड सच में एक कमाल का आइलैंड नेशन। ये बसा है बड़े से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। इसके नॉर्थ में ठंडा आर्कटिक ओशन हौले से कुछ कहता है। ये यूनिक पोजीशन काफी गजब की है। ये एक ऐसी जगह है जिसे अक्सर लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहते हैं। यहाँ ताकतवर नेचुरल फोर्सेस हरदम काम करती रहती हैं। ये इस यंग लैंड को बनाती और इसका रूप बदलती रहती है। इनके कमाल के इफेक्ट्स हमें हर तरफ देखने को मिलते हैं। ये हमारे प्लैनेट के डायनामिज्म का जीता जागता सबूत है। एक ऐसी जगह जहां है रॉ बेकाबू खूबसूरती। समंदर की लहरों के नीचे एक बड़ा राज छिपा है। एक विशाल माउंटेन रेंज समंदर की तह पर सांप की तरह फैली है। यह है मिड अटलांटिक रिज, दुनिया का एक अजूबा। यहाँ पर दो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये प्लेट्स हैं अर्थ की हिलती डुलती ऊपरी सतह। ये धीरे धीरे पर लगातार एक दूसरे से दूर खिसक रही है। आइसलैंड की किस्मत भी कमाल की है, वो ठीक इसी रिज के ऊपर बैठा है। इसका मतलब यह आइलैंड खुद ही धीरे धीरे दो टुकड़ों में खींच रहा है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट वेस्ट की तरफ खिसकती है, यूरेशियन प्लेट ईस्ट की तरफ बढ़ती है। ये जो लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, इसका असर बहुत गहरा होता है। यही तो आइसलैंड की जियोलॉजी की जान है। यहाँ वोल्केनोज अक्सर दिख जाते हैं। इनमें से कई तो अब भी एक्टिव हैं, जिनसे धुआं और आग निकलती रहती है। इरप्शंस अक्सर होते रहते हैं, जो हमें नीचे की पावर की याद दिलाते हैं। जमीन अक्सर अर्थक्वेक्स से हिलती रहती है। ये ज्यादातर छोटे ही होते हैं, पर यहाँ की लाइफ का हिस्सा है। इसी एक्टिविटी की वजह से आइसलैंड को जियोथर्मल एनर्जी भी मिली है, एक ब्लेसिंग की तरह। गर्म पानी धरती के अंदर गहराई से बुलबुले बनाते हुए ऊपर आता है। सच में एक डायनामिक और हमेशा बदलता हुआ लैंडस्केप। इस सारे जियोलॉजिकल ड्रामा का रिजल्ट होश उड़ा देने वाला है। बड़े बड़े काले लावा के मैदान मीलों तक फैले हुए हैं। ये पुराने और नए इरप्शन से बने हैं। ये आग और नई चीजों के बनने की कहानी सुनाते हैं। बुलबुले छोड़ते हॉट स्प्रिंग्स और गाइजर्स पूरी जमीन पर फैले हुए हैं। भाप ठंडी हवा में ऊपर उठती है। क्या जादुई साइट होती है वो। रंगीन मिनरल डिपॉजिट्स आसपास की जमीन पर ऐसे लगते हैं मानो किसी ने पेंटिंग कर दी हो। ये यूनिक जियोलॉजी आइसलैंड को एक कमाल की जगह बनाती है। ये साइंटिस्ट्स के लिए एक नेचुरल लैब जैसा है, और जो भी यहाँ घूमने आते हैं उनके लिए ये एक वंडर से कम नहीं। अटलांटिक ओशन में ना एक बहुत ही अनोखी करंट बहती है। इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये गर्म पानी की एक पावरफुल नदी है। ये गर्म ट्रॉपिकल समुद्रों से पूरा रास्ता तय करके आती है, और ये अपने साथ आइसलैंड के लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट लाती है। इस गर्माहट का आइलैंड पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बिना आइसलैंड एक बहुत ही डिफरेंट जगह होती। गल्फ स्ट्रीम गर्माहट की एक इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है। ये वहाँ के क्लाइमेट को नॉर्मल रखती है, वरना वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श होता। सच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग ओशनोग्राफिक फिनोमिनन है। गल्फ स्ट्रीम का आइसलैंड के क्लाइमेट पर सिग्निफिकेंट असर होता है। ये आइलैंड को सरप्राइजिंगली टेम्परेट बना देती है। कोई भी सोचेगा कि इतनी नॉर्थ में जो जगह है वो तो कड़ाके की ठंडी होगी। आर्कटिक सर्कल के इतना पास, वहां तो बस बर्फ ही बर्फ होनी चाहिए, लेकिन ये गर्म पानी उसे एक्सट्रीम फ्रीजिंग से रोकता है। यहाँ सर्दियां उतनी हार्श नहीं होती जितनी उसी लैटिट्यूड पर दूसरी कॉन्टिनेंटल एरियाज में होती हैं। गर्मियां कूल रहती हैं, पर इतनी प्लेजेंट कि वहाँ लाइफ अच्छे से थ्राइव कर सके। इससे वहाँ कंडीशंस का एक यूनिक बैलेंस बनता है। इसकी वजह से वहाँ ज्यादा डाइवर्सिटी वाली लाइफ पनप पाती है। एक ऐसा क्लाइमेट जिसे दूर के ट्रॉपिक्स ने शेप किया है। हाँ, पर आइस का भी यहाँ एक मेजर रोल है। यहाँ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स और इम्प्रेसिव आइस कैप्स हैं। ये एंशिएंट आइस की इनॉर्मस चादरें आइसलैंड के बड़े हिस्से को कवर करती हैं। वटनायोकुल यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये जमी हुई नदियां धीरे धीरे लैंड को काव और शेप करती हैं। ये माउंटेन्स को घिसकर छोटा कर देती हैं और गहरी वैलीज बनाती हैं। इन ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी मेल्ट वाटर पावरफुल नदियों को भरता है। आइस और लैंड का ये इंटरप्ले लगातार चलता रहता है। ये आइसलैंड की ड्रामेटिक सीनरी में एक और लेयर जोड़ देता है। ये अर्थ के ठंडे रूप की याद दिलाता है। कभी कभी आइसलैंड की फायर और आइस डायरेक्टली मिलते हैं। इससे सच में स्पेक्टेक्युलर और अक्सर डेंजरस इवेंट्स होते हैं। कुछ वोल्केनोज मोटी आइस कैप्स के नीचे छुपे होते हैं। जब ये सब ग्लेशियल वोल्केनोज फटते हैं तो रिजल्ट्स बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। बहुत ज्यादा हीट से ढेर सारी आइस बहुत तेजी से पिघल जाती है। इससे जोकुल हलाउप्स नाम की जबरदस्त फ्लड्स आ सकती हैं। ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड्स बहुत ही पावरफुल होती है। ये कुछ ही घंटों में पूरे लैंडस्केप को रीशेप कर सकती है। ये पत्थर और डिब्री को बहुत तेज फोर्स के साथ बहा ले जाती है। ये नेचर की कंबाइंड पावर का एक साफ नजारा होता है। आइसलैंड में इंसानों की कहानी बहुत सदियां पहले शुरू हुई थी।
सबसे पहले बसने वाले लोग बहुत हिम्मत वाले एडवेंचरर्स थे। वो वाइकिंग्स थे, ज्यादातर नॉर्वे से। उन्होंने वाइल्ड नॉर्थ अटलांटिक को पार किया खुली शिप्स में। ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पहले लगभग साल 874 एडी में आए थे। इंगोल्फर अर्नरसन को ही ट्रेडिशन से सबसे पहला परमानेंट सेटलर माना जाता है। उन्होंने अपना घर बनाया उस जगह पर जो अब रेक्याविक है। इन शुरुआती पायोनियर्स ने एक चैलेंजिंग नई दुनिया का सामना किया। वो अपने साथ लाए अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपने पशु, और इस तरह एक नया सोसाइटी बनने लगा। ये शुरुआती आइसलैंडर्स कमाल के लोग थे। उन्होंने जल्दी ही बना लिया एक अनोखा तरीका गवर्नेंस का। साल 930 एडी में उन्होंने ऑलथिंग की स्थापना की। यह एक नेशनल असेंबली थी, एक तरह की पार्लियामेंट। ये थिंग वेलर में खुले में होती थी, जो एक स्टनिंग लोकेशन है। यहाँ चीफटिन्स मिलते थे लॉज बनाने और डिस्प्यूट्स सुलझाने के लिए। ऑलथिंग को माना जाता है दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट्स में से एक। ये दिखाता है एक सोफिस्टिकेटेड अप्रोच कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। यह शुरुआती कमिटमेंट लॉ एंड ऑर्डर के लिए ध्यान देने लायक है। आइसलैंडिक आइडेंटिटी के लिए एक फाउंडेशन रखी गई। कई सदियों तक आइसलैंड की डेस्टिनी दूसरे किंगडम से जुड़ी हुई थी। यह नॉर्वेजियन रूल के अंडर आ गया 13th सेंचुरी में। बाद में 14th सेंचुरी में डेनमार्क ने कंट्रोल ले लिया। यह फॉरेन रूल का दौर बहुत लंबे समय तक चला। आइसलैंडर्स ने हार्डशिप्स का सामना किया, जिनमें वोल्केनिक इरप्शंस और डिजीज शामिल थी। फिर भी इन सभी चैलेंजेस के बीच वो डटे रहे। उन्होंने सावधानी से बचाकर रखा अपनी यूनिक लैंग्वेज और रिच लिटरेरी ट्रेडिशंस को। पुरानी सागास कही जाती रहीं और उन्हें प्यार मिलता रहा। यह कल्चरल रेजिलियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसने आइसलैंड की स्पिरिट को जिंदा रखा। मॉडर्न इंडिपेंडेंस की तरफ का सफर ग्रेजुअल था। नेशनल आइडेंटिटी की भावना समय के साथ और मजबूत होती गई। 19वीं सदी में ज्यादा ऑटोनॉमी के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ। आइसलैंड को होम रूल मिला 1904 में। फिर सॉवरेनिटी एक अलग किंगडम के रूप में डेनमार्क के साथ पर्सनल यूनियन में 1918 में मिली। आखिर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रास्ता साफ हो गया। आइसलैंड फॉर्मली एक फुली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गया। यह हिस्टोरिक मोमेंट आया 17 जून 1944 को। इसने शुरुआत की एक मॉडर्न प्राउड यूरोपियन नेशन की, एक नेशन जो तैयार था अपना फ्यूचर खुद बनाने के लिए। आइसलैंड के आसपास के समुद्र लाइफ से भरपूर हैं। इसकी वजह से फिशिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सदियों से यह आइसलैंडिक इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी रही है। कॉड, हैडक और हेरिंग पकड़ी जाने वाली मेन मछलियों में से हैं। फिशिंग कई आइसलैंडर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है। ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स भी है। फिशिंग ग्राउंड्स को केयरफुली मैनेज किया जाता है। ये इसलिए ताकि फिश स्टॉक्स फ्यूचर के लिए हेल्थी रहे। सस्टेनेबिलिटी उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आइसलैंडर्स और समुद्र के बीच एक गहरा कनेक्शन है। आइसलैंड क्लीन एनर्जी यूज करने में वर्ल्ड लीडर है। आइलैंड की यूनिक जियोलॉजी कमाल के रिसोर्सेज देती है। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ की नेचुरल हीट से आती है। ये गर्म पानी और स्टीम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होते हैं। यह पूरे देश में घरों और स्विमिंग पूल्स को भी गर्म करता है। कई ग्रीन हाउसेज इसी तरह गर्म किए जाते हैं जिससे सब्जियां उग पाती हैं। इसके अलावा आइसलैंड अपनी पावरफुल नदियों से हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करता है। ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी एक कांस्टेंट रिन्यूएबल सोर्स देता है। आइसलैंड की लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रीन सोर्सेज से आती है। सस्टेनेबल लिविंग में ये एक कमाल की अचीवमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना एक हाई प्रायोरिटी है। आइसलैंडर्स अपनी यूनिक लैंडस्केप्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वे अपने इकोसिस्टम्स की फ्रेजिलिटी को समझते हैं। कई बड़े नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। ये उन एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं जिनकी नेचुरल ब्यूटी आउटस्टैंडिंग है और जहां साइंटिफिक इंटरेस्ट की चीजें हैं। पोल्यूशन कंट्रोल करने और वेस्ट मैनेज करने के लिए कानून बने हुए हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स पर बहुत फोकस है। उनका एम है कि वे नेचर के साथ हार्मनी में रहें। एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप के लिए यह कमिटमेंट तारीफ के काबिल है। ये दूसरे देशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है जिसे वे फॉलो कर सकें। आइसलैंड ने एक स्ट्रॉन्ग सोशल वेलफेयर सिस्टम डेवलप किया है। सिटीजन्स को एक्सेलेंट हेल्थ केयर सर्विसेज का फायदा मिलता है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है और सब तक आसानी से पहुंच सकती है। यहाँ कम्युनिटी और इक्वालिटी की स्ट्रॉन्ग भावना है। कल्चरली आइसलैंड के अपने नॉर्डिक पड़ोसियों से क्लोज टाइज हैं। इसकी लैंग्वेज और हेरिटेज इसे स्कैंडिनेविया से जोड़ते हैं। पॉलिटिकली यह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसके यूरोपियन कनेक्शंस हैं। हालांकि यह यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, फिर भी यह क्लोजली कोऑपरेट करता है।
ये यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का हिस्सा है, एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव देश जो कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ्यूचर की ओर देख रहा है।